हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारतीय संविधान एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, किसी के भी प्रीलिम्स हो, किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि इनके कई लेवल होते हैं। जो भी हम जीके पढ़ते हैं उनके कई लेवल होते हैं। या तो आप एक बहुत बेसिक लेवल की बात करो, जैसे आप व्यापम एग्जामिनेशन की बात करो। वैसे भी तो आप इंडिया पूछना छोड़ दिया है, लेकिन पूछते भी है तो बहुत बेसिक लेवल का पूछते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो स्टेट लेवल की पीएससी का, जैसे एमपी पीएससी वगैरह का, तो एक नॉर्मल एक एवरेज लेवल पे आ जाते हैं। वहीं बात करो आप यूपीएससी लेवल का, तो वहाँ पे मिक्सचर रहता है। 60 से 70% एकदम बेसिक लेवल के होते हैं, बाकी थोड़े से कुछ कठिन होते हैं, क्योंकि संविधान वाला पार्ट जो है बहुत आसान माना जाता है यूपीएससी में भी, ठीक है। तो अब ये है कि अलग अलग लेवल के जब होते हैं तो हमको किस तक पढ़ते हैं, ठीक है। बात यह है कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पढ़ के याद रखना तो और पॉसिबल नहीं है। तो अपने को लिमिट में रहना है, क्योंकि देखिए जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनको फैक्ट बेस्ड नहीं पूछे जाते, यहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको उसी तरह जिस तरह अपने यहाँ पूछा जाता है उसी के हिसाब से चलना है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चूंकि पहला वीडियो है और जैसा कि हमने पहले ही सोचा था कि हर कोर्स का पहला वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो ये यूट्यूब पे भी जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको लगता है फीस ज़्यादा है, तो एक और ऑप्शन हमने अवेलेबल करा दिया है एफिलिएशन का। आप अपने जैसे 10 स्टूडेंट्स और साथ में ऐड कर लीजिए, तो आपकी जो फीस है वो पूरी की पूरी वापस हो जाएगी। तो आई थिंक फीस भी ज़्यादा नहीं लगेगी, और जो दूसरा 10 बंदे को आप लाओगे वो भी खुश रहेंगे हमेशा कि वाह अच्छा बताया भाई तुमने, ठीक है। क्योंकि अगर पता नहीं चलता तो शायद है कि उतनी हेल्प नहीं मिल पाती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम, और बाकी सब तो चलता रहता है, फीस वगैरह ये सब। अपना मेन फोकस जो होना चाहिए पढ़ाई पे। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में हम जानते हैं, और सॉरी इतिहास नहीं, संविधान, ठीक है। अभी भी इतिहास चल रहा है। अभी इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास हो गया है। आधुनिक पे जल्दी 1-2 वीडियो और आ जाएंगे और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 वीडियो आई थिंक और बनेंगे उस पर अभी। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो सबसे पहले संविधान हम समझते हैं क्या है ये संविधान और क्यों पढ़ना जरूरी है। क्योंकि बचपन से 26 जनवरी हम मनाते आए हैं। बचपन से हमारे यहाँ भाषण होते रहते हैं, भाषणबाजी होती रहती है। 2-4-6 लोग ज्ञानी लोग आते हैं और ज्ञान देके चले जाते हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं आज 26 जनवरी है, और गए लड्डू खा के चले आते हैं, ठीक है। प्रभात फेरी वगैरह हो जाती है। तो बात ये है कि भाई 26 जनवरी को क्या होता है, ऐसा क्यों जाते हैं हम वहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझना पड़ेगा। क्यों जाते भाई? तो कई बार आप अगर पूछोगे बच्चों से, या मैं सरकारी स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सरकारी में पढ़ा हूँ तो मैं जानता हूँ, ठीक है। सरकारी स्कूल के बच्चों से अगर आप पूछोगे भाई 26 जनवरी मनाते क्यों हो, नहीं बता पाएंगे आपको। बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट होंगे जो बता पाएंगे। तो या फिर इतना बता देंगे इस दिन संविधान लागू हुआ था, ये तो बता देंगे इस दिन संविधान लागू हुआ। अब अगर आप अगला क्वेश्चन उनसे पूछ लो संविधान क्या है भाई, क्यों इसके लिए एक दिन हमने डिसाइड कर दिया कि भाई इस दिन हम मनाएंगे, या इतनी बड़ी चीज़ है क्या, है क्या ये संविधान, वो नहीं बता पा रहे। तो बात ये है क्योंकि हम भी नहीं बता पाते थे, इसलिए हम बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। जो हम ग्रेजुएशन तक, तो सच्ची बताऊं तो हम तो ग्रेजुएशन तक नहीं बता पाते थे कि संविधान है क्या, ठीक है। वो तो जब हमने तैयारी करना शुरू की तब हम समझ पाए। तो ये संविधान जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अपने यहाँ बनाया गया है कि जितने भी नियम कानून निकलेंगे सब के सब संविधान से निकलेंगे, ठीक है। हमने SC/ST एक्ट पढ़ा हुआ है, वहाँ 366, 364 का 24वां और 25वां SC और ST इन सब की बात करी हुई है, 341, 342। तो ये अनुच्छेद हैं कहाँ के, ये संविधान के अनुच्छेद। तो कोई भी नया कानून बनेगा तो वो जितने अनुच्छेद हैं उन्हीं में से किसी में से एक से बनेगा, ठीक है। उन्हीं को रेफरेंस लेके बनेगा, एकदम नया सा नहीं बनेगा, ये चीज़ है। तो अपने यहाँ ये जो संविधान है ये सुप्रीम है, ऐसा हम मानते हैं। रूल ऑफ लॉ अपने यहाँ चलता है, यानी कि कानून का है अपना सब कुछ शासन। दैट मीन्स कि संविधान सर्वोच्च है, ना पीएम सर्वोच्च है, ना राष्ट्रपति, ना कुछ। संविधान सर्वोच्च है, और संविधान ने भारत के लोगों को सर्वोच्च किया है। उसमें हम पढ़ेंगे आगे संविधान की जो प्रस्तावना, हम भारत के लोग। तो संविधान ने भारत के लोगों को सर्वोच्च बनाया, मतलब सर्वोच्च कौन है, भारत के लोग। लेकिन अगर हम सोचते हैं हम सर्वोच्च हैं तो गलत है। प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें तो
बहुत कुछ आप कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्रतिनिधि चुनते हो अपने हिसाब से, एक प्रतिनिधि को चुनते हो, वो आपका अकेले का फैसला नहीं होता। ठीक है, जब बहुत सारे लोग मिलकर एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, अब वो कैसा काम करेगा, ऐसा संविधान का मानना है कि आप लोगों ने उनको चुन के भेजा है, दैट मीन्स कि वो पर्सन बहुत अच्छा होगा, तभी तो आपने चुना है, तो वो जो है आपके हित में काम करेगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, देखिए अपनी सबकी मजबूरियां होती हैं, अगर कुछ नेता लोग, कुछ मंत्री लोग अच्छा काम नहीं कर रहे तो उसकी भी कुछ वजह होंगी, तो जो भी है अच्छा काम करते हैं तो उसकी अपनी वजह, तो जो भी है आप उनको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने चुना है, वो आपके प्रतिनिधि हैं, तो उनके पास पूरी पावर है आपको रिप्रेजेंट करने का, आपके लिए काम करने का। वो काम अच्छा है बुरा वो बात की बात है, ठीक है, आपने चुना है भाई, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक कि संविधान है क्या, क्यों बनाया गया। क्योंकि देखिए हर देश का अपना संविधान होता है, ज़्यादातर देश का, ठीक है। जैसे आपको ग्रेट ब्रिटेन यूके का नहीं मिलेगा आपको संविधान, लिखित संविधान नहीं है अपने यहाँ सबसे बड़ा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत ज़्यादा अनुच्छेद हैं इसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब जो है जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में ऐसा कोई संविधान करके डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे अपने है ना भारत का संविधान ऐसे लिखा हुआ, वहाँ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वहाँ पे अपना क्रिमिनल वाले अलग डॉक्यूमेंट हैं, उसके अलावा जो पुराने का नियम कानून चल रहे हैं वो अलग है, ऐसा संविधान करके कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है वहाँ लिखित नहीं है, ठीक है, संविधान करके कोई बुक नहीं है वहाँ पे। अपने यहाँ है, यूएसए में है, सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है, यानी उनके यहाँ संविधान की बुक लिखी गई थी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं इतिहास इसका, कि जो संविधान है उसका इतिहास कैसा रहा, क्या रहा, बनने में कैसी प्रोसीजर रही, कितनी कठिनाई आई। क्योंकि संविधान बनाना एक बहुत कठिन काम है। क्यों कठिन काम? इसलिए है क्योंकि आपको पूरे, अभी तो 125 करोड़ लोग हैं, मान लीजिए 132 हो गए होंगे, उसके पहले मान लीजिए उस समय रहे होंगे 70-80 लाख जो भी रहे हों, उन उतने लोगों को ध्यान में रख के आपको संविधान बनाना था कि किसी भी बंदे का अहित ना हो। कुछ अमीर भी मिलेंगे आपको, गरीब तो ज़्यादातर मिले होंगे उस टाइम पे, तो किसी का भी अहित ना हो, वो सब देख के संविधान बनाना। और वो मतलब मजाक नहीं है, क्योंकि इसी वजह से वहाँ 2 साल लग गए, बहुत सारी बैठकें हुई, 2 साल 11 महीने लगे थे संविधान बनाने में। पढ़ेंगे हम आगे चल के। चलिए, तो बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या वो था जिसकी वजह से संविधान ऐसा बन पाया। तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास ही पढ़ेंगे उसका, जो मेन संविधान, जो प्रस्तावना वगैरह, वो शायद अगले वीडियो में आएगा। चलिए, इतिहास की अगर बात करें इसकी, तो 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई। अब ये 1757 की प्लासी की लड़ाई का है फर्क पड़ रहा है भाई। सबसे ज़्यादा जो हमारा संविधान है उसमें इफेक्ट आता है जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है। ये किसने लाया? ये ब्रिटेन ने लाया। तो ब्रिटेन यहाँ कैसे आए वो समझना जरूरी है भाई। जब वो समझेंगे कि पहले ब्रिटेन आए, वो उनने कैसी कैसी पॉलिसी अपनाई, वहाँ से संविधान की शुरुआत हुई, ठीक है। पहले तो राजा रहते थे, कोई संविधान नहीं, जो राजा बोल दिया मेरा वचन ही है शासन, शिवगामी देवी जैसा वाला है कहानी। खैर आगे चले तो 1757 की प्लासी की लड़ाई उनने जीत ली। तब भी ब्रिटेन का मतलब बहुत ज़्यादा माहौल बना नहीं था 1757 में। 1764 का ये वाला जो युद्ध हुआ, बक्सर वाला, ये सब हम पढ़ चुके हैं, सारे युद्ध पढ़ लिए हमने। तो ये जो बक्सर का युद्ध है, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहा। हमने वहाँ पे जब हमने पढ़ा था बक्सर युद्ध, तब भी बात करी थी कि यहाँ से अंग्रेजी शासन जो है मेन रूप से अपने यहाँ जम गया। क्योंकि 1757 तो हो गया, ऐसी मजाक मजाक वाली बात थी। 64 वाले के बाद फिर उनने अब वो सोच दिमाग में उनके आने लगा, अब हमको शासन करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो 1764 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का सिकंजा यहाँ से शुरू कर दिया। उसने उनके दिमाग में, हालांकि अभी भी नहीं आए, अभी भी फिर भी मीर जाफर को बैठाएंगे, लेकिन शुरुआत एक हो गई कि यार अब हम कंट्रोल करेंगे। दूसरी बार मीर जाफर ने कुछ नहीं किया, बस इनने ही कंट्रोल किया था, ठीक। अब ये हुआ कि अब जो शासन है, अब अपन शासन तो कर रहे हैं, तो शासन को कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वही शासन गलत हाथों में पड़ गया तो शासन नहीं कुशासन बनेगा, ठीक है। तो अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए इन्होंने कई एक्ट पास किए कि भाई ये जो शासन है ये सही चलता रहे। तो एक्ट, एक अधिनियम पास करते रहे, ऐसा ऐसा करना है, अगर ये नहीं किए तो फिर ये सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो सजा के डर से लोगों ने सही किया। अभी भी अधिनियम चलते हैं, अभी भी आप क्राइम कोई करते हो तो आपको सजा मिलती है,
अब आते हैं एक और चीज़। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग चीज़ है। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में इनको पढ़ा है, वहाँ भी हमने बात करी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल अलग चीज़ है और ब्रिटिश शासन एकदम अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ अपने यहाँ कंपनी शासन कर रही थी 57 से, 73 से थोड़ा सा शुरुआत करा है ब्रिटिश शासन ने अपना इंटरफेरेंस करने का। थोड़ा सा देखते हैं कहाँ से शुरुआत हुई। ये जो 1757 से इनने शुरू किया और 1773 तक ये लोग बहुत मनमानी करने लगे, कंपनी वाले लोग, क्योंकि अब देखिए इनके अंदर क्या था कि हमने जीता है, भारत को हमने जीता है तो हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। ठीक है, तो वो एक ईगो और एक मतलब बहुत कुछ आने लगा था, जिस वजह से काफ़ी गलत करने लगे थे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने लगे थे। उस टाइम पे फेमस हो गया था गवर्नर जनरल का जो पद है वो पैसा खाने का पद है भाई। जाओ भारत में, वहाँ पे कई बार बहुत सारे गवर्नर जनरल ऐसे भी बने हैं, ब्रिटेन में जाके कंपनी को पैसा खिलाते थे कि जाओ मुझे 5 साल का गवर्नर बनने दो, और 5 साल यहाँ गवर्नर जनरल बने। उस टाइम गवर्नर जनरल तो नहीं होते थे, गवर्नर होते थे, पढ़ेंगे हम वो सब। गवर्नर बनने दो, जैसे उन्हें गवर्नर बना और उसके बाद बस 5 साल वो लूटे और 5 साल में जितना पैसा वहाँ दे के आए थे उसका कई गुना लिए और निकल लिए यहाँ से। ठीक है, तो ये हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। इसी वजह से भारतीयों का शोषण भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि अगर कोई बंदा पैसे के दम पे आ रहा, पैसा खिला के आ रहा है, तो डेफिनेटली वो पैसा कमाने आ रहा है। जैसे अपने यहाँ भी होता है, चुनाव में पैसे बट के जो जीतता है उससे आप एक्सपेक्ट ही मत करो ना, क्यों पैसे लिया आपने। आप पैसे लेके अगर वो चुनाव पैसे दे के जीत रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए काम करेगा। ठीक है, किसी तरह पूरे टाइम पे बस यही कोशिश करता रहेगा कि अपना पैसा कैसे निकाल लूँ मैं। ठीक है, उसके लिए दिमाग लगाता रहेगा, तब तक में 5 साल बीत जाते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू क्यों किया गया, क्योंकि कंपनी बहुत मनमानी कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि ये मनमानी कर रहे हैं वहाँ जाके, तो उनको रेगुलेट करना जरूरी। रेगुलेट मतलब उनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि भारत विद्रोह कर देगा, खत्म हो जाएगा सिस्टम। तो इससे अच्छा है उनको रेगुलेट करो, उनको कंट्रोल में रखो, उनका जो भ्रष्टाचार है वो कंट्रोल में रखो। अपने यहाँ भी काफ़ी सारा चल रहा है, मोदी जी काफ़ी कुछ कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए। तो नियंत्रण के लिए पहला कदम है भाई ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखना। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण, संसद कौन सी, ब्रिटेन की संसद, अब वो नियंत्रण करने लगी थी। लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन इतना आसानी से हो नहीं पाता था, यहाँ से वहाँ तक जहाज में जाते थे पूरे मेल, तो पहुँचने में 2 महीने, आने में 2 महीने, 4 महीने बाद कोई भी अपना डिसीजन लेना हो, 4 महीने बाद पता चला यहाँ पहुँच रहा, तो क्या 4 महीने बाद तो बहुत कुछ बदल चुका होता था। तो उतना सख्त नियंत्रण नहीं हो पाया। जो कंपनी के प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्यों को मान्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कंपनी क्या थी, केवल व्यापार करने आई थी, 1700 और व्यापारी करके लूट रही थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा उसका जो प्रशासनिक है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल दोनों कार्यों को मान्यता किसने दे दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पहले तो चार्टर के थ्रू 16 में जो कंपनी में से चार्टर दे दिए थे, जाओ तुमको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो अब ये है कि अब उनको प्रशासन, यहाँ पे प्रशासन करने की और यहाँ पॉलिटिकल कार्यों की भी मान्यता दे दी। अब आपको कोई नहीं रोकेगा, आप वहाँ सरकार बना सकते हो अपनी, ये गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी। ठीक है, 1773 में दी है, ध्यान देना, इस एक्ट के तहत। यहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अब जो है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बन गया। केंद्रीय प्रशासन कैसे कि अब कंपनी का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम होगा वो जो है इसको रेगुलेट करेगी, पूरा शासन करेगी। ठीक है, और बंगाल का जो गवर्नर हो, बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। अब ये गवर्नर जनरल और गवर्नर का अंतर क्या है, देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और इधर महाराष्ट्र और मद्रास, ये सब एरिया में हर जगह गवर्नर तो होते थे, ठीक है, लेकिन इन सब का जो एक हेड बना दिया उसको बोल दिया गवर्नर जनरल। देखिए, मान लीजिए 1 गवर्नर, 2 गवर्नर, 3 गवर्नर, 4 गवर्नर, इन चारों को मैं एक हेड बैठा दूं, वो है गवर्नर जनरल। तो वो बंगाल वाला जो है, चूंकि बंगाल बहुत फेमस एरिया हुआ करता था उस टाइम, तो वहां पे गवर्नर जनरल को बैठा दिए, बाकी सारे गवर्नर उनके अंडर में। ठीक, पहले जो है सबसे पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इसके पहले भी रहे हैं,
जब गवर्नर था बंगाल का तो वो भी रहे हैं, लेकिन जब नया टर्म शुरू हुआ गवर्नर जनरल का तो पहले यही बने, यहीं से शुरुआत हुई। ये सब गवर्नर जनरल वगैरह मॉडर्न में पढ़ने ही वाले हैं, बस वीडियो बनने ही वाला है उसका, ठीक है। अब आ जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार बनी, ठीक। गवर्नर जनरल एवं परिषद के सदस्य यहाँ पे बना, गवर्नर जनरल को रख दिया गया और 4 परिषद के सदस्य, परिषद बनाई गई। देखिए गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई, एक परिषद बनाई गई। वो किस लिए, जैसे अपने MIC वगैरह होती हैं, मंत्रिमंडल जैसा होता है, वैसा टाइप का इन्होंने बना दिया। 4 परिषद के सदस्य बना दिए उसके साथ गवर्नर की हेल्प करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, क्वेश्चन उल्टा पूछे जाएंगे कि जैसे ये था कि जो प्रशासनिक कार्यों एवं राजनीतिक कार्यों को जो मान्यता मिली वो किस एक्ट के तहत मिली, या संसदीय पहली बार कंपनी पे संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के तहत किया गया, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना, ये पूछा जाएगा, उल्टा पूछा जाएगा। इसलिए जो है आप तैयार रहना, रिवीजन करना, इतना रिवीजन करना कि एक एक शब्द चाहे सीधा पूछे उल्टा पूछे बनना चाहिए भाई हमको, ठीक। ये हो गई बात। हम MPPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो हमको हर चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना। अब जरा ध्यान दें, ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना, ना सत्र न्यायालय बने, ना हाई कोर्ट बना, सीधे बना है सुप्रीम कोर्ट। तो ये गलती मत कर देना कभी की गलती कर दूँ। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना है, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश रहे और उसके साथ यानी कि 3+1 वाली संरचना रही, 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। अभी कौन सी है, 30+1 वाली। 30+1 मतलब 30 न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो उस टाइम के, अब चूंकि भाई पहली बार माना है सुप्रीम कोर्ट, तो न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश रहे हों, न्यायाधीश वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश से सर एलिजाह इम्पे, रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। और उस टाइम जो न्यायाधीश बने वो बने चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाइड। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम आप बिल्कुल याद रखना, सर एलिजाह एम्पे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाइड। इनका सर नेम लिखा है मैंने क्योंकि याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। इसके बाद इस एक्ट के तहत निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पे प्रतिबंध क्यों लाया गया, ये रिश्वत रोकने के लिए। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत निजी व्यापार और लोगों से उपहार या रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। तो ये एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, जैसे आपने बैंकिंग वगैरह में देखा होगा या बड़ी बड़ी कंपनी में देखा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक पूरा का पूरा 10-20 लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, वो डिसीजन लेते हैं, अपर बॉडी, अपेक्स बॉडी जिसको हम बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर जो है नियंत्रण किया गया और मजबूती से किया गया, ठीक है। भारत में इसके जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते क्या थे, तो जो कंपनी जो राजस्व इकट्ठा करती थी, जो नागरिक के जो लिए जो काम करती थी, सेना के लिए जो काम करती थी, उस पूरी जानकारी वो है किसको देंगे, ब्रिटिश सरकार को। अब ये एक तरह से और अच्छा नियंत्रण हो गया कि पूरी की पूरी चीज़ें जो है अब ब्रिटिश सरकार को पता चलने लगी हैं, हालांकि लेट ही सही पर पता चलने लगी। तो अब कुछ भी गड़बड़ करने से पहले ये गड़बड़ थोड़ा सा घबराएंगे, ठीक है। जितने भी कंपनी के ये कर्मचारी थे वो तो निजी व्यापार, यानी कि अब ये कोई बिजनेस नहीं कर, पहले ये करते क्या थे, खूब पैसा कमाते थे, इधर से खूब पैसा खींच लिए भ्रष्टाचार करके और फिर अपना एक बिजनेस डाल देते थे, ठीक। तो दोनों तरफ से लूटते थे लोग। अब चलिए, तो ये एक्ट जो है 1773 का हो गया कंप्लीट। तो बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से समझना है, याद रखना है, बहुत जरूरी है। दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1773 के बाद आया 1781। कुछ कमियां रह गई थीं, उन सबको दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 लाया गया। इसमें कुछ खास नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। हाँ, यही पूछ सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया।
कलकत्ता की जो सरकार बनी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि मतलब कानून, जो अपने कानून बनेंगे, नियम कानून बनाएंगे, जो भी एक्ट बनाएंगे, अधिनियम बनाएंगे, उनको बनाने का अधिकार दे दिया। यानी इस टाइम पे कलकत्ता सुप्रीमो हो गया। बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, इन सबको जो है अब एक कंट्रोल करेगा कलकत्ता, उनके लिए कानून भी वही बनाएगा। कलकत्ता यानी बंगाल। 81 हो गया। अब 81 के 3 ही साल बाद आ गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रेगुलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। हमने आपने सुना होगा द्वैध शासन, ठीक। द्वैध शासन कई गवर्नर जनरल किसने ख़त्म किया। तो पहले हम समझ तो लें ये दोहरा प्रशासन है क्या चीज़। ये एक्चुअली में एक दोहरा तरीका है जिसमें अपना फ़ायदे की चीज़ अपने पास रख लो और जो अपने को नुकसान करती है वो दूसरे को दे दो। देखिए यहाँ पे बनाई गई दो चीज़ें, ठीक। या फिर एक और रीजन हो सकता है कि मैं अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम की कमी है, तो आधा आधा बांट लेते हैं भाई। तो देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको दे दिया गया पूरा का पूरा व्यापारिक मामला कि भाई तुम बिजनेस वाला काम देखो बस। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक। अब देखिए, अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, केवल व्यापारिक काम कर रही थी। अभी 1773 का जो एक्ट है उसके तहत उसको दे दिया गया प्रशासन वाला काम भी। अब डबल काम हो गया ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया जो प्रशासन का काम करेगी, राजनीतिक मामला। तो पैसा रुपया वाला पूरा व्यापारिक वाला काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और पूरा का पूरा जो प्रशासन वाला है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। अब आगे आ जाते हैं। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोहरा प्रशासन शुरू किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, याद रखना। 1793 में आ जाओ। ये ईयर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ईयर में गलती मत करना। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि आपको कभी ना बोलूँ कि आप ईयर याद रखो, लेकिन चूंकि एक्ट हैं, एक्ट की ईयर तो याद रखने ही पड़ेंगे, मजबूरी है ये भाई, इस पर कोई ऑप्शन नहीं। 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसने क्या क्या किया, तो नियंत्रण जो कंट्रोलर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के जो वेतन हैं वो भारतीय राजा। अभी ऐसा था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, कंट्रोलर हैं, इन सब का वेतन ब्रिटिश सरकार देती थी, क्योंकि उनने करवाया था। ये रिपोर्ट किसको करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करते थे। लेकिन अब ये हुआ कि भाई सरकार को लगने लगा यार अपने यहाँ से पैसा ज़्यादा जा रहा है, जब भारत में ही पैसा कमा रहे हैं तो वहीं से दो। तो इनका पूरा पूरा वेतन अब भारतीय राजस्व से मिलने लगा। अब सब ब्रिटिश सरकार ने बोला हम कुछ ना देंगे भाई, वहीं कमाओ, वहीं खर्चा करो और वहीं देखो सब कुछ, जाओ। अब आगे अगला 18, ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेतन है भारतीय राजस्व से देने के लिए किस एक्ट के तहत हुआ, तो ये 1793 का एक्ट है। और आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक। तो कंपनी का जो अधिकार पत्र है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि यही जो अधिकार, अब इनको हर मतलब रिन्यू कराना पड़ता था ना भाई, कि अभी एकाधिकार तो चल रहा था कि भाई कोई और इस पर करेगा नहीं काम, तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया कि ठीक है 20 साल के लिए लीज में और जाओ और व्यापार करो, जितना लूट सकते हैं लूट लो। तो भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार पर यहाँ पे छीन लिया गया, ठीक। अधिकार पत्र 20 साल के लिए बढ़ाया गया कि 20 साल अभी और चलेगा। अब कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, कि जो व्यापार वाला काम है तुम्हारा रोक रहे हैं। अब तुम करो प्रशासन, अब करो शासन, अब चलाओ देश, ठीक है। खूब लूट लिया, अब तुम देश चलाओ, व्यापार वाला छोड़ो और लूटो, अब देश चलाओ। तो भारत के साथ एकाधिकार जो है छीन लिया उन्होंने व्यापार का। यानी कि पहले ऐसा, एकाधिकार का मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी वहाँ पे काम नहीं करेगा, कोई भी और कंपनी ब्रिटेन से। अब मैं ये नहीं बोलूँ कि फ्रांस वाले नहीं आएंगे, ब्रिटेन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई नहीं आएगा। इवन सिंगल पर्सन भी आके यहाँ पे अपना दुकान खोल के नहीं बैठेगा। ये कहलाता है एकाधिकार। तो यहाँ से उनका अधिकार छीन लिया, बोले अब कोई भी जा सकता है, अब तुम प्रशासन देखो। इसके बाद लेकिन कुछ चीज़ें, देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, 2 चीज़ें छीन ली, मतलब 2 चीज़ें रख दी। क्या? चीन के साथ व्यापार, यही अपना बगल वाला चीन। बोले यहाँ पे तुम कर लेना,
ठीक है, भारत के साथ एकाधिकार छीन लिए हैं, लेकिन चीन एवं पूर्वी जो देश है, इधर पूर्वी वाले अपने जो देश हैं छोटे छोटे वाले, उनके साथ चाय का व्यापार, चाय चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में चाय की आदत ही इनने डलवाई है, और पूरी दुनिया, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते थे तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी चाय की। यहाँ पे सॉरी, उनको वाइन की और चाय की बहुत ज़रूरत थी, और चाय यहाँ पे उनने खूब खेती करवाई है, तो उन्हीं की देन है चाय। तो उनने चीन जो देश है उसके साथ अभी भी व्यापार का एकाधिकार रहने दिया। और दूसरी बात, जो पूर्वी देश है जहाँ पे चाय बहुत होती थी, उनमें बोला कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी तुम ही हो, तुम ही संभालो चाय, ठीक, 20 सालों के लिए, 20 साल बाद ये भी हटा देंगे, ये भी खत्म कर दिया जाएगा, 20 साल के लिए अभी दे दिया गया था। और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार खोल दिया। अब वही, अब जब एकाधिकार खत्म तो अब कोई सिंगल पर्सन भी आके अपनी दुकान खोल के बैठ सकता था, ठीक, तो कुछ सीमा तक, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं, कुछ सीमा तक खोल दिया गया कि आओ व्यापार करो, ठीक। अब आ गया 1833 का चार्टर अधिनियम, इसने बहुत कुछ चेंज करेगा ये अभी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चेंज करेगा। क्या एक्ट दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया, यानी वो जो चीन देखिए वैसे तो पहले ही समाप्त हो गया था, चीन देश रह गया था तो उसको भी खत्म कर दिया, और जो पूर्वी देश है उनके साथ ये जो चाय वाला व्यापार था, चाय पे एकाधिकार था, वो भी खत्म कर दिया। अब जो है एकदम ओपन है, ओपन कंपटीशन है, आओ दुकान खोल के बैठ जाओ, जिसको बैठना है बैठो, ठीक। ब्रिटेन के लिए है, बाकी फ्रांस वाले तो अलग ही हैं, उनका अलग ही प्रशासन चलता है। कंपनी का जो कार्य है ब्रिटिश सरकार की ओर से बस शासन रह गया, उनको यही बोला गया कि भाई अब ये व्यापार पर छोड़ो, इनमें कोई फायदा नहीं है, तुम करो शासन, देश चलाओ। अब तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत का, ये चेंज छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये छोटा मोटा चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तुम कहलाते थे बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक, अब तुम कहलाओगे भारत का गवर्नर। मतलब क्या, पहले आप उस एरिया के थे कि बंगाल का नाम, अब आ गया भारत, मतलब अब आप सुप्रीमो हो, पूरे देश का गवर्नर जनरल तुम हो। तो ये बहुत बड़ा कदम था, आप इसको हल्के में कभी मत लेना कि बंगाल का गवर्नर, कई बार हम याद करते ना, बंगाल का गवर्नर जनरल ये थे, भारत के ये थे, भाई गलत है। आप बेचारा उसकी महत्वता तो समझो बड़े ध्यान से कि बंगाल तक तो ठीक है, जब भारत के बने तो वो इम्पोर्टेंट है, उनका नाम आप भूल ही नहीं सकते, अगर आप भूलते हो तो पाप है ये। आगे चलें कि बंबई तथा मद्रास के परिषदों को विधि बनाने की शक्ति छीन ली गई। अब जो पहले था कलकत्ता, बंबई, मद्रास, सबके पास अपने अपने कानून बनाने का था, अपने यहाँ का रेगुलेट, अब इनकी जो परिषदें थीं उनको कानून बनाने की शक्ति छीन ली। अब जो है एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी, वो सबके लिए कानून बनाएगी, ठीक है। और विधि परामर्श, यानी कि कानून में कहीं कमी आती है, कुछ गड़बड़ होती है, उसके लिए एक विधि सदस्य, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रट लो कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, 4 पहले थे, एक ये 5वां पर्सन आ गया, विधि सदस्य आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5वां सदस्य भी पूछ, अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन कुछ मेरे जैसा पागल टाइप का अगर बैठ गया तो ये भी पूछेगा कि 5वां सदस्य कब जुड़ा, किस एक्ट के तहत। तो ये है 5वां सदस्य बना ये विधि सदस्य, और विधि सदस्य जुड़ा 1833। विधि सदस्य मतलब जो कानून का ज्ञाता होगा, वो आके बैठाया, तो लीगल मामलों में सारा का सारा ये जो काम करेगा, गवर्नर जनरल की हेल्प करेगा वो ये, क्योंकि गवर्नर जनरल जो पर्सन है वो हर चीज़ तो जान नहीं सकता, ठीक है, तो सपोर्ट में एक बंदा चाहिए जो ज्ञानी हो उस चीज़ का, तो वो था। दास प्रथा को अवैध, रट लीजिए, दास प्रथा को अवैध 1833। अब आपको याद भले हो 1843 में उन्मूलन हुआ, इस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ, लेकिन वो नहीं पूछेंगे क्या, किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारा 87 ईस्वी की जो बना था, जो उन्मूलन किया गया जब, उसमें कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए अब ये जो 1833 का जो एक्ट आया, उसके तहत धर्म, जन्म स्थान, रंग भेद के आधार पर अयोग्य नहीं करो। यानी कुल मिला के अभी ऐसा होता था, कंपनी में जो पद निकलते थे बड़े वाले, उसमें भारतीयों को नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि वो गोरे लोगों को रखते थे, अंग्रेजों को। तो यही है कि अब यहाँ से वो सब खत्म।
आप धर्म, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, उनको अयोग्य नहीं करेंगे। अगर उनमें काबिलियत है तो आप आने दो ना। धीरे धीरे अभी अब हम देखेंगे आगे कि जब सिविल सेवा की परीक्षा शुरू हो जाएगी, वो फिर पहले लंदन में होती थी, बाद में इलाहाबाद में भी होने लगी, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब भारतीयों के लिए ओपन कर रहे हैं कि आओ, तुम भी आओ। अभी एक ओपन क्यों करें, बैकग्राउंड समझें। ओपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमको क्या लगेगा लोगों को, अरे यार ये गोरे हम पे शासन कर रहे हैं। धीरे धीरे जब भारत के लोग भी वहीं पे दिखने लगेगा नहीं यार, भारत के लोग भी तो हैं कि अच्छा काम करें, करने दो। अपने भी तो लोग बैठे हुए हैं, जो अपने लोग हैं अपना भला सोचेंगे ना, हमारे देश का भला सोचेंगे। अभी तक विदेशी थे तो अपना भला सोचते थे, अब भारत के लोग भी हैं तो देश के लोगों को सोचेंगे, इसलिए लोगों का जो गुस्सा है वो कम हो जाए। ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहा होगा। ठीक है, उसी में कुछ चीज़ें और हुआ ये कि गवर्नर जनरल का राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार दे दिए। अब पैसा रुपया का जो भी मामला है केवल और केवल एक पर्सन सुप्रीम है वहाँ पे, वो है गवर्नर जनरल। जैसे कि अभी कलेक्टर हो गया, जिले में जो राजस्व का मुख्य अधिकारी है वो कलेक्टर होता है। ठीक है, वहाँ पे गवर्नर जनरल हो गया पूरे देश का। ठीक, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट, ये बजट अभी भी आता है। हालांकि अब स्टेट का बजट अलग हो गए हैं, ठीक है, स्टेट के बजट तो अलग चलते हैं अपने यहाँ, लेकिन वहाँ पे पूरे देश के लिए एक ही बजट। बजट मतलब क्या, आय व्यय का लेखा जोखा, कितना हमको राजस्व मिलेगा और कितना हम खर्चा कहाँ पे करेंगे। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया पहली बार, विधि आयोग। अभी ये संविधान बनने की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए, कानून का वर्गीकरण शुरू हो गया है, यानी कि ये बेस बन रहा है एक संविधान के लिए। ठीक है, कानून का वर्गीकरण हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये इस तरह के कानून हैं, उसके लिए इनने बनाया विधि आयोग। और ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले। इनको आप पढ़ाई वाले मामले में भी देखोगे, इंग्लिश शिक्षा जो अपने यहाँ चली, और एक ये दोनों में जो आईपीसी आएगी आगे चल के 1860, ये जो है इनका काम था, लॉर्ड मैकाले का, रट लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर और एक और चीज़, ये जो 1860 आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के आईपीसी, और आई थिंक हम पढ़ चुके हैं यार। हाँ, आईपीसी तो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा इतिहास वाला था उसमें। मैकाले का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1833 का अधिनियम के तहत ही आईपीसी 1860 बना था, ये याद रखना। ये 1853 का बाद में आएगा चार्टर, लेकिन जो आईपीसी बना है वो 1833 के तहत। क्यों? क्योंकि 1833 के तहत बनाया गया विधि आयोग, और विधि आयोग के तहत फिर ये बनाए गए। ठीक, अब आ जाते हैं 1853 वाले में। हाँ, 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, उसने क्या बोला कि जो कंपनी के महत्वपूर्ण पद हैं उनको प्रतियोगी पद। अब ये आ गया ना, यही जो 1833 में क्या बोला था कि रंग भेद वाला अब भेदभाव नहीं करना। उसी के बाद जो 53 का एक्ट आया, उसमें बोला कि अब हम परीक्षा ले लेंगे, अगर आप एबल हो तो आप आओ ना, स्वागत है आपका। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। अब कानून वाला काम अलग होगा और प्रशासनिक काम अलग होगा। ये पूछ सकता है आपसे कि किस एक्ट के तहत विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग किया गया। इसके बाद 1854 में एक मैकाले समिति बनाई, किस लिए? शिक्षा के लिए। ठीक, परिषद में जो गवर्नर काउंसिल है, 5 एक्स्ट्रा चल रहे हैं अभी तक, याद रखना। 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिनको विधान पार्षद कहा गया। 6 नए पार्षद जुड़े हैं। अब ये सदस्य नहीं है परिषद के, ये और पार्षद जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, पार्षद अपने यहाँ जैसे पार्षद होते हैं वैसे ही टाइप के। ठीक है, अभी जो है प्रशासन जो है धीरे धीरे संविधान की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे चुनाव होने लगेंगे, जब चुनाव होने लगेंगे फिर उनको रेगुलेट, तो ये कुल मिला के संविधान अब आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। एक नियम कानून है, उनका एक सेट है। ठीक है, 1858 कोई भी भारत का कानून अगर निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? संविधान से। 1858 का जो भारत शासन और संविधान एकदम अचानक से नहीं बन गया है, ये सब ये पूरा बैकग्राउंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ अभी देखिए तो कब से शुरू हुआ? 1773 से शुरू हुआ, और अपना कब आएगा? 1950 में फाइनल आएगा। हालांकि 1949 में बन गया था, पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या करा? ये अब कब आया?
1857 की क्रांति के बाद। ये 1857 की क्रांति भी हमको हिस्ट्री में पढ़ना है, यही पढ़ना, अगला वीडियो यही रहेगा। तो जो 1858 की जो क्रांति, 57 की जो क्रांति है उसके बाद आया, तो सीधी बात है उस क्रांति का कहीं ना कहीं तो असर रहेगा इस एक्ट पे, तुरंत बाद आया था ये। इसमें हुआ ये कि जो भारत सरकार जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। आप बताइए ब्रिटिश क्राउन के हाथ में क्यों गया? क्योंकि कंपनी जो है अच्छे से शासन नहीं कर पाई। ब्रिटेन गवर्नमेंट को लगने लगा कि ये जो कंपनी है सही नहीं कर पा रही, अब अगर हमने इंटरफियर नहीं किया, हमने अगर कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ होगा विद्रोह बहुत बड़ा वाला और सारे के सारे अंग्रेज मार दिए जाएंगे और हमको भागना पड़ेगा वहाँ से। तो इतना बड़ा देश हम नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो अब जो है अब हम सीधा कंट्रोल करेंगे। तो भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है। 15 सदस्य, अब यहाँ पे बड़े बड़े काम होंगे। क्यों? क्योंकि अब कंपनी से काम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा? ब्रिटेन गवर्नमेंट पे, तो बहुत कुछ चेंज होगा। 15 सदस्यों का एक भारत परिषद बनाया गया, ठीक है। इंडियन काउंसिल बनाई गई। ये हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देते रहना, मैं जब फ्लो पे रहता हूँ तो हिंदी में ही चलते रहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। इंडियन काउंसिल बनाई गई, उसमें 8 ब्रिटिश सरकार ने रखे और 7 जो है कंपनी के निदेशक। अब रट लीजिए, 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 कंपनी के निदेशक। कंपनी भी इन्वॉल्व है, एकदम से कंपनी को हटा नहीं दिया गया है। 8 गवर्नमेंट देखिए, पर मेजोरिटी में कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। 8 ब्रिटिश गवर्नमेंट, 7 जो है कंपनी के, इनसे मिलके एक परिषद बनाया गया। अब हम दोनों कंपनी, चूंकि कंपनी को रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक जो चलाया वो कंपनी ने चलाया, यहाँ के घर के बारे में जो मालूम है वो कंपनी को है, तो उनको साथ में रखना बहुत ज़रूरी। हालांकि ब्रिटेन गवर्नमेंट चाह लेती तो वो साथ भी नहीं रहते, क्योंकि ब्रिटेन तो भाई अधिकार पत्र ही कंपनी को ने दिए हैं, अगर वही ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म है, ठीक है। तो उनको रखा, एकदम से काम नहीं होते, सबको मिला के चलना पड़ता है। तो भारतीय मामलों पे ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण, अब डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। मुगल सम्राट का पद, यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह द्वितीय, उनको भेज दिया, जाओ बेटा तुम रंगून जाओ, घूम ऐश करो, हम तुमको पेंशन देते थे, उस पर तुम उड़ी में चल रहे थे कि भाई नहीं हम तो विद्रोह करेंगे। देखिए मजे की बात ये बताऊँ, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बहादुर शाह जफर तैयार नहीं थे, ठीक है। वो नहीं चाह रहे थे, वो ब्रिटेन के अंडर में खुश थे क्योंकि उनको पेंशन मिलती थी, बड़ी ऐश के साथ ज़िंदगी कट रही थी। बुढ़ा गए थे यार, आई थिंक 80s में थे, 80 साल से ऊपर के थे वो। अब उनको कहाँ शासन करना, वो बुढ़ा गए थे, वो बोले थे बढ़िया पेंशन चल रही, चलने दो। लेकिन ये जो विद्रोही लोग थे, इनने बोला कि हम तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक कोई एक बड़ा नहीं हो हमारे साथ। बड़ा नहीं का मतलब ये कि कोई एक सम्राट हो हमारे साथ, तो लोग जो है फॉलो करते हैं। वही मैंने बोला था जब हिस्ट्री पढ़ाई थी, शाही खून वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शाही खून बहुत ज़रूरी है। तो इसको रख लिए बहादुर शाह जफर को कि भाई तुम हमारे नेता बनोगे तो लोग हमारे साथ आएंगे। अब बेचारे को मजबूरी में जाना पड़ा, चाहे लालच में गया हो चाहे मजबूरी में गया हो, भाई जाना पड़ा उन बंदे को। और रिजल्ट ये निकला कि बाद में जब हुआ तो काला पानी सजा, जाओ रंगून में जाओ ऐश करो। अब एक और चीज़ याद रखना, अगर 1857, ये हम अभी 57 वाले में पढ़ेंगे, ये विद्रोह सफल होता तो शायद है कि आज भी अपने यहाँ राजा होते, पक्की बात है राजा होते। जैसे बगल के देशों में देख लो, म्यांमार में देख लो, ठीक है, कंबोडिया जैसे देशों अभी भी वहाँ पे राजतंत्र चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा दूर क्यों जाए, नेपाल में देख लो, अभी जाके थोड़ा सा खत्म हुआ, अभी संविधान पे भी बहुत हल्ला मचा हुआ है। हो सकता है क्योंकि सम्राट कौन बनते? बहादुर शाह जफर, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का, और ऐसा करके अभी भी राजा होते, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त, रट लीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, कंट्रोलर राजनीतिक, राजस्व वाला पूरा कंपनी के व्यापारिक। अब जब कंपनी का काम ही खत्म कर दिया गया, अब पूरा का पूरा सरकार कंट्रोल में आ गई है, तो डायरेक्टर कंट्रोलर कोई जरूरत ही नहीं है, अब हम सीधे ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, देखिए आप लूसेंट पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये पद समझ, भाई क्यों किया गया ये कैसे समझ में आए, वो हम बैठे हैं ना यहाँ पे आपको बताने के लिए, ठीक है। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अब भारत का राज्य सचिव, अभी अपने यहाँ सचिव कौन बनते हैं? IAS लेवल के ऑफिसर, IAS वाले जो आगे चल के कलेक्टर के बाद फिर बहुत एक्सपीरियंस के बाद सचिव बन पाते हैं,
तो एक भारत का राज्य सचिव है, उसकी नियुक्ति करी गई यहाँ पे इस एक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय, अब यहाँ से गवर्नर जनरल वाला पद खत्म। अब कौन, अब चूंकि ब्रिटेन के अंडर में आ गए, उनने एक नया नाम दिया, बोले कि यार ये गवर्नर जनरल नाम बहुत बदनाम हो गया है, ठीक है, बहुत बदनाम हो गया, बेकार है, इसको हटाओ, अब हम रखेंगे एक नया नाम, वायसराय, ठीक है। थिंक इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है, मैंने सोचा था कि अपन पहुंच जाएंगे लास्ट तक, लेकिन क्या है, चीज़ें बहुत सारी समझानी पड़ जाती हैं, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं और अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसकी हिस्ट्री, और उसके बाद फिर थर्ड वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रस्तावना वाला पार्ट, ठीक है। तो पर ये वीडियो तो यूट्यूब पे यही बस मिलेगा, इसके आगे का वीडियो मिलेगा नहीं। प्रमोशनल वीडियो में अपना यही है, प्लान था कि एक वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे रहेगा। जो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कहना था सर कि एक वीडियो आप डाला करें जिससे हमको पता तो चले कि जो पढ़ाया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हर सब्जेक्ट का एक वीडियो पहला ज़रूर मिलेगा आपको यूट्यूब पे। और दूसरी बात, अगर आप फीस, जो भी फीस होगी वो तो लगेगी ही, उसके अलावा भी एक तीसरा ऑप्शन हमने रखा है एफिलिएशन वाला, कि अगर आप फीस देते हो और आपको लगता है आपने ज़्यादा दी है तो आप कुछ स्टूडेंट्स और साथ में ऐड कर सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स का जो भी जितने भी स्टूडेंट होंगे, अगर आप 10 स्टूडेंट पूरा कर देते हो उसके बाद जो है आपकी पूरी फीस वापस। और जैसा भी है वो प्लान, एक वीडियो हमने बनाया हुआ है एफिलिएट करके, और आप देख लेना उसको, तो पूरी प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगी। तो खैर बस ये है कि आपकी जो पढ़ाई है वो फ्री हो सकती है, सीधी सी बात है। तो बस इतनी सी बात है। तो इसके बाद आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।